नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 6 तस्शीतीय अध्याय, जो कि हमारा ऋतुचर्या पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसी के कंटिन्यूएशन में वर्षा ऋतुचर्या। सबसे पहले हम देखते हैं वर्षा ऋतु का सैद्धांतिक आधार क्या है। अभी आप सभी को पता है दो काल हैं, एक विसर्ग है, एक आदान है। आदान काल के अंदर जो 3 ऋतुएं आती हैं वो कौन सी हैं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल के अंदर जो 3 ऋतुएं आती हैं वो कौन सी है? वर्षा, शरद और हेमंत। तो हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो आदान की एंडिंग है और विसर्ग की स्टार्टिंग है, इसमें मनुष्य का जो बल है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, दुर्बल होता है ना। तो अब ये देखिए कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो मनुष्य का बल बिल्कुल कम हो गया था, दुर्बल हो गया था, ठीक है, आदान काल की वजह से, उस टाइम पे जठराग्नि भी दुर्बल रहती है ना। तो वर्षा ऋतु अब आ गई है। वर्षा ऋतु के आने से क्या होता है? हमारे वात आदि दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लिखा ना, वर्षा स्व अनिलादिनाम दूषणैर्बाध्यते पुनः। अब वर्षा ऋतु में हमारे तीनों दोष प्रकोपित होने या दुष्ट होने की वजह से और ज़्यादा हमारी जो जठराग्नि है उसको दुर्बल कर देती है। तो इस ऋतु के अंदर क्या रहता है हमारा? एक तो पक्ता भवति दुर्बल, जो आदान काल के अंदर जो दुर्बल जठराग्नि हो गई थी वो वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों के दूषित होने की वजह से और ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। और इस ऋतु के लक्षण क्या रहेंगे? ऐसा होता क्यों है? इस ऋतु में क्या रहता है कि भूमि से वाष्प निकलती है। बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से भूमि से वाष्प निकलेगा, है ना। आकाश से जल बरसने की वजह से और जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब भी अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, ठीक है, तब वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए वर्षा काल में हमें जो जो ऋतुचर्या आचार्य ने बोली है वो पालन करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे वात आदि जो दोष हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे, ठीक है। ये है इसका सैद्धांतिक पक्ष। 2-3 चीज़ें इसमें आपको नोट करनी है। क्या? आदान काल में अग्नि दुर्बल थी, वर्षा ऋतु के अंदर और ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? भूमि से वाष्प निकल रही है, आकाश से जल बरस रहा है और जल का अम्ल विपाक होता है। इस कारण जठराग्नि दुर्बल है और जठराग्नि क्षीण होने की वजह से क्या होगा? वात आदि दोष जो कुपित हुए हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा कुपित हो जाते हैं। तब वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो जो ऋतुचर्या हमारे आचार्यों ने कही है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन यही आता है कि वर्षा ऋतु के अंदर जल का क्या विपाक रहता है? अम्ल विपाक रहता है, ठीक है ना। हमारी जठराग्नि कैसी रहती है? दुर्बल रहती है। वर्षा ऋतु के अंदर कौन से दोष प्रकोपित होते हैं? तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, है ना। फिर इसके बाद आते हैं क्या क्या नहीं करना है वर्षा ऋतु में। वर्ज्य आहार विहार क्या है? ये श्लोक जो है 35 और 36 का हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। देखो, सबसे पहले दिया उद्मंथ। उद्मंथ निषेध है किसमें? वर्षा ऋतु के अंदर। दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न भी निषेध है वर्षा ऋतु के अंदर। फिर आता है अवश्याय, ठीक है। अवश्याय क्या होता है? जो ओस गिरती है ना, ठीक है, उसके अंदर बैठना और घूमना, ये सब वर्जित है। नदी का जल, अब ऊपर से बारिश हो रही है ना, पहाड़ों से भी मिट्टी जो है बारिश के पानी में मिक्स हो गई नदियों में बहने लग जाती है ना। तो हमारा जो नदी का जो जल है वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए नदी का जल वर्षा ऋतु में नहीं लेना है। व्यायाम नहीं करना है, आतप यानी कि धूप का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और व्यवाय, मैथुन का सेवन भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। AIPGT 2021 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ी? उद्मंथ, दीवा स्वप्न, अवश्याय, नदी जल, व्यायाम, आतप और व्यवाय, ये सब नहीं करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। अब बात आती है कि वर्षा ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए। श्लोक नंबर 36 देखते हैं। पान भोजन संस्कारान प्रायः श्रोद्रान्वितम भजेत, ठीक है। इसने कहा कि जो भी आप खाओगे या पियोगे, कोई भी चीज़ आप खाने की ले रहे हो या पीने की ले रहे हो, उन सभी को संस्कारित करना है। किससे? शोद्र, शोद्र बोले तो मधु, ठीक है, शहद।
शोध्र अवश्य उसमें मिला लेना है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद है व्यक्त अम्ल लवण। व्यक्त अम्ल लवण स्नेह वात वर्षा अकुले हानि। ठीक है, तो वात और वर्षा से भरे इन विशेष ये जो ठंडे दिन होते हैं, इसमें अम्ल लवण रस वाले और स्नेह द्रव्य, किन 3 द्रव्यों की बात बोली है? अम्ल, लवण और स्नेह। इन द्रव्यों के प्रधानता वाले, जो इन रस की प्रधानता वाले जितने भी द्रव्य हैं, उन भोजन का हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमारी जठराग्नि की, अग्नि संरक्षणार्थ हमारी जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। फिर है यव गोधूम शालेय पुराना, जो भी है यव गोधूम शालेय पुराना। ठीक है, तो जो पुराने जो गेहूं चावल है, इनका प्रयोग करना चाहिए। जांगल मांस आपको लेना है, यूश लेना है। ठीक है ना, ये सब चीजें हमारी खाने पीने में रहेंगी। और लास्ट श्लोक देखो 39, पिबेत शोधान्वितम चाल्पम माध्वी करिष्टम अम्बुवा। ठीक है, तो क्या करना है इस ऋतु के अंदर? मधु मिला हुआ हमें अल्प मात्रा में माध्वीक या अरिष्ट अम्बु ये सब ले लेना चाहिए। महेंद्र तप्त शीत च कोपम सारसमेव। अब नदी का जल तो ऊपर वर्जित कर दिया, तो पानी कहाँ से लेंगे हम, है ना? तो ये डाउट आता है। तो पानी हम क्या लेंगे? महेंद्र जल लेंगे, आकाश से सीधा जो आ रहा है उसी को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, या फिर तप्त शीतम, गर्म करके ठंडा हुआ जल, वो आप पी सकते हो। कोपम, कूप का जल, या फिर सारस, ठीक है ना, सरोवर आदि का जल आप ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद क्या है? प्रघर्षण उद्वर्तन स्नान गंध। तो क्या करना है? प्रघर्षण कर सकते हो, उद्वर्तन कर सकते हो, स्नान गंध, ठीक है, माला आदि का धारण, सुगंधित मालाओं का धारण कर सकते हो। लघु शुद्ध अंबरम, ठीक है, लघु हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, क्लेद रहित सूखे स्थान पर रहना है। बारिश हो रही है, बिल्कुल कीचड़ मचा हुआ है ना, तो आपको सूखे स्थान पर रहना है। तो ये सारी चीजें क्या है जो हमें वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार है। ठीक है ना, हर चीज में, खाने पीने में आपको शहद मिलाना है, अम्ल लवण स्नेह युक्त द्रव्य का आपको सेवन करना है, जठराग्नि की रक्षा करनी है, पुराने गोधूम शाली लेना है। अगर पानी पीना है तो महेंद्र जल, तप्त शीत, कोप और सारस का पीना है। ठीक है ना, और जो भी आप पी रहे हो, माध्वीक पी रहे हो अल्प मात्रा में, अरिष्ट है या जल है, उसमें मधु मिलाकर आपको सेवन करना है। ये हो गया हमारा वर्षा ऋतु का सेवनीय आहार विहार। इसके बाद आते हैं हम शरद ऋतु पे। अब शरद ऋतु का देखो, शरद ऋतु में इसने क्या बोला? वर्षा काल थी, वर्षा काल में बारिश की वजह से और वायु की वजह से शीतलता आ रही थी, है ना। तो वर्षा काल में जिनको भी शीत साथ में हो गया है, ऐसे लोगों के अंग क्या कहते हैं? जैसे ही सूर्य की किरणें प्रखर होंगी, ठीक है, उससे वो क्या होगा? जो भी वर्षा ऋतु के अंदर हमारा पित्त संचित हुआ है, वो शरद ऋतु में आके क्या हो जाएगा? प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है ना, किस वजह से? सूर्य के प्रखर किरणों की वजह से। वर्षा ऋतु में संचित जो हमारा पित्त है, वो क्या होगा? शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। पित्तम प्रायः शरदी कूप्यति, शरद ऋतु में प्रायः पित्त प्रकोपित होता है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं कि क्या क्या हमें सेवन करना है, किसमें? शरद ऋतु में। तो देखो, जैसे ही हमें अच्छी भूख लगती है तो हमें क्या लेना है? मधुर रस का सेवन करना है, लघु आहार लेना है, शीतल आहार लेना है। ठीक है, सतिक्तकम, कुछ तिक्त रस वाला आहार लेना है। अब ऑब्वियसली पित्त आपका बढ़ गया है ना। पित्त को कम करने वाली जितनी भी चीजें हैं, मधुर, तिक्त, कषाय, ये 3 रस हैं जो पित्त का शमन करते हैं, है ना। तो मधुर रस, तिक्त रस, शीतल और लघु, ये सब हमें क्या है? अन्नपान सेवन करने हैं। पित्त प्रशमनम सेव्य मात्रया, पित्त को शांत करने वाला अन्नपान हमें अच्छे से लेना है। ठीक है ना। इसके अलावा कपिंजल का मांस हो गया, ठीक है, उरब्र है, शरभ है, खरगोश आदि का मांस है, ये आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला उन्होंने गोधूमान, गोधूमान यानी कि गेहूं का सेवन, चावल है, जौ है, इन सब का सेवन आप कर सकते हो। और तिक्तस्य सर्पिशः, तिक्त सर्पी का पान, विरेको, विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। तो तिक्त घृत का पान, विरेचन और रक्त मोक्षण, ये सब आपको कब कराने हैं?
शरद ऋतु में कराने हैं। ये हो गया शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार। अब आता है क्या चीज नहीं करना है शरद ऋतु में। आपको क्या नहीं करना है शरद ऋतु में? आतप का सेवन नहीं करना है, ठीक है। वसा, तैल, ओदक, अनूप, इन सब का मांस नहीं लेना है। क्षार, दधी, दीवा स्वप्न, प्रागवात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्षार का सेवन नहीं करना, दधी का सेवन नहीं करना, दीवा स्वप्न नहीं करना। प्रागवात क्या होती है? पूर्व वायु जो आ रही है उसका सेवन भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो शरद ऋतु में दही वर्जित है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस ऋतु में दही नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। तो वो शरद ऋतु में नहीं खानी चाहिए। दिवा स्वप्न भी शरद ऋतु में नहीं करना है। अब आते हैं श्लोक नंबर 46 और 47 पर। हंसोदक, हंसोदक का विवरण किया है आचार्य चरक ने चरक संहिता में। क्या होता है हंसोदक? अब क्या होगा? जो भी आपने जल इकट्ठा कर रखा है, दिन में तो सूर्य की किरणों से वो गर्म होगा, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से वो ठंडा होगा, ठीक है। तो वो काल स्वभाव से क्या होगा? पक्व हो जाता है और उसके अंदर ना कोई दोष रहता है, ठीक है। और जैसे ही अगस्त्य तारे के उदय होने से प्रभावित होकर वो क्या हो जाता है? विष भी नहीं रहता है उसके अंदर। अगर मान लो कोई विष प्रेजेंट है भी तो वो अगस्त्य तारे के उदय होने पर उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह का जो जल है उसे हम हंसोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसोदक कहते हैं। ये जो हंसोदक है वो शरद ऋतु में क्या रहता है? पवित्र होता है। स्नान, पान, अवगाहन, इन सभी कार्यों के लिए हम हंसोदक का प्रयोग कर सकते हैं। सुश्रुत में हंसोदक का वर्णन नहीं है। भाव प्रकाश ने अंशुकोदक के नाम से इसको लिया है, ठीक है। कितनी चीजें? 4 चीजें टोटल बोली हैं। हंसोदक को बनने में 4 चीजें लगती हैं। सूर्य की किरणें लगेंगी, चंद्रमा की किरणें लगेंगी, काल स्वभाव से वो पक्व होगा और अगस्त्य तारा के उदय होने पर विष रहित होगा। ये 4 चीजों से क्या है? हमारा हंसोदक बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं शरद ऋतु में अनुकूल विहार क्या रहेगा। देखो अभी तक आहार किया है, अब विहार कैसा है? पित्त प्रकोपित हुआ है ना। तो आपको ऐसी चीजें धारण करनी है जो पित्त का शमन करें, जो हमारे लिए थोड़ी सौम्य हो, जैसे कि फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, ठीक है ना। और क्या है? प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन। प्रदोष काल कौन सा होता है? शाम का समय, ठीक है। श्लोक नंबर 49 देखिए। सातवें के बारे में चैप्टर नंबर 6 में आया है, ठीक है। जो आहार विहार उचित होने पर शरीर के लिए हितकारी होता है वो ओक साथ में होता है। आप कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो, निरंतर अभ्यास कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को ओक साथ में हो जाता है। ओक साथ में क्या है? एक होता है जन्म से ही साथ में है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपने ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन आपने किसी चीज को ढाल लिया है अपने में, आपने थोड़ा थोड़ा करके उसका सेवन किया, ठीक है, और उसको हैबिचुअल बना लिया अपनी बॉडी के प्रति, उसे हम कहते हैं ओक साथ में, ठीक है। साथ में होता क्या है? साथ में को जानने वाला विद्वान देश रोग के गुणों से विपरीत गुण वाले चेष्टा, आहार आदि को उन देश रोगों के लिए साथ में मानते हैं। अब जैसा ये कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको शीतलता साथ में है, ठीक है। साउथ साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो कोस्टल रीजन के अंदर जैसा एनवायरनमेंट है वो उनको साथ में है, ठीक है। तो क्या है? उनकी बॉडी, उनका हैबिटेट जो है वो वही है, तो वो चीज़ उनको साथ में हो गई है, वो हैबिचुअल हो गए हैं उसके, ठीक है ना। तो ये है साथ में, इसे साथ में कहते हैं। ये श्लोक 50 जो है आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा ऋतुचर्या जो है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।